आप सभी का स्वागत है सामान्य हिंदी व्याकरण एक सफर में। आज का हमारा अध्याय है हिंदी भाषा एक संक्षिप्त परिचय। यदि आपने पिछले अध्यायों को नहीं पढ़ा है या नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, इसके माध्यम से आप उन्हें पढ़ सकते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अपेक्षा रहेगी कि इस सफ़र के अंत तक आप जुड़े रहेंगे। भारतीय आर्य भाषा का उद्भव। हिंदी की जो मूल जड़ है वो आर्य भाषाओं में निहित मानी जाती है। कहा जाता है कि मध्य एशिया के जो निवासी थे आर्य जाति के लोग, वो अपने आदिम स्थान से संसार के विभिन्न विभिन्न भागों में गए और उनके आधार पे कहीं ग्रीक, कहीं लैटिन, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, इन तमाम भाषाओं की उत्पत्ति हुई। भारतीय आर्य भाषा का इतिहास। कहते हैं जब आर्य भारतवर्ष आए उस समय उनकी भाषा वैदिक संस्कृत थी। संस्कृत को आर्य भाषा भी कहा जाता है, देव भाषा भी माना गया है। भारतीय आर्य भाषा का जो इतिहास है वो लगभग 3500 वर्ष का माना गया है, जिसे 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल और तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसका काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक रहा। संस्कृत इस देश की सबसे पुरानी भाषा है, ये तो हम सभी जानते हैं, जिसका व्यवहार हमारे पुराने ऋषि, मुनि, विद्वानों और कवियों ने भरपूर किया है। यहाँ तक आज भी संस्कृत के श्लोक उतने ही मधुर लगते हैं। संस्कृत का जो प्राचीनतम रूप है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। संस्कृत के मुख्यतः 2 रूप माने गए हैं। पहला वैदिक संस्कृत, जिसका काल 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 800 ईस्वी पूर्व तक माना गया है, और दूसरा लौकिक संस्कृत, जिसका काल 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। वैदिक संस्कृत की जहाँ तक बात है, इसमें संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद रचे गए थे। इसके भी 3 अन्य रूप देखने को मिलते हैं, एक उत्तरी, एक मध्य देशी और एक पूर्वी। जबकि लौकिक संस्कृत में उत्तरी रूप को प्रमाणिक माना गया है। पाणिनि ने भी लौकिक संस्कृत को ही अपनी रचना अष्टाध्यायी का आधार बनाया था। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसका काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक रहा है। पाणिनि द्वारा प्रयोग की गई लौकिक संस्कृत के व्याकरण से जो संस्कृत साहित्य की रचना की गई थी वो काफी समय तक स्थिर रहा, परंतु जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाषा का स्वाभाविक रूप है कि वह परिवर्तनशील है। उसी परिवर्तनशीलता के कारण आम जनता की भाषा में भी बदलाव आने लगा, और इसी जन भाषा के 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक के स्वरूप को ही मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल माना गया है। इस भाषा को प्राकृत भाषा कहते हैं। प्राकृत का अर्थ ही है आम व्यवहार के जो अनुकूल हो, ऐसी भाषा प्राकृत भाषा कहलाती है। याद रखिए कि जो प्राकृत का उद्गम है वो ना तो वैदिक संस्कृत के से हुआ है और ना ही लौकिक संस्कृत से हुआ है, बल्कि उसका जो उद्गम है वो आम जनता से ही विकसित हुआ है। प्राकृत भाषा के जो उल्लेख देखने को मिले हैं वो पतंजलि के योग सूत्र और अशोक के अभिलेख, इन सब से हमें प्राकृत भाषा के उल्लेख देखने को मिलते हैं। अब प्राकृत भाषा के 3 रूप देखने को मिलते हैं। पहला पहले प्राकृत, दूसरा दूसरे प्राकृत और तीसरा तृतीय या तीसरी प्राकृत कहलाता है। तो सबसे पहला है पहले प्राकृत, जिसे पाली भाषा भी कहा गया है। गौतम बुद्ध के जो उपदेश है, यानी बौद्ध ग्रंथ के जो बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें पाली भाषा का उपयोग किया गया है। उसके अलावा अशोक के जो अधिकतर शिलालेख मिले हैं उनमें भी पाली भाषा का ही उपयोग देखने को मिला है। दूसरा है हमारा दूसरे प्राकृत, जिसे प्राकृत ही के नाम से ही जाना जाता है।
इस भाषा में महावीर स्वामी के उपदेश और कुछ कुछ जैन ग्रंथ देखने को मिलते हैं। तीसरा है तृतीय प्राकृत, जिसे अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। अपभ्रंश का मतलब है बिगड़ा हुआ रूप, यानी हम कह सकते हैं कि जब प्राकृत भाषा समय के साथ विकसित भी हुई, वो उसमें विकार के कारण वो विकसित हुई, तो उसके विकृत रूप हम कह सकते हैं, विकार के कारण जो उसमें विकास हुआ, ऐसी भाषा अपभ्रंश कहलाई। परंतु भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 7 प्राकृतों का उल्लेख किया गया है, लेकिन भाषा जो वैज्ञानिक रहे हैं उन्होंने उनमें से सिर्फ 5 प्राकृत को ही सर्वाधिक मान्यता दी, जो इस प्रकार है। पहला, शोरसैनी, जो कि मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर प्रयोग की जाती थी। दूसरा, पैशाची, जो कश्मीर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। तीसरा, मागधी, जो कि मगध के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। चौथा, अर्धमागधी, जो कि मथुरा और मगध दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती थी। और पांचवा जो प्राकृत भाषा रही वो महाराष्ट्री रही, जो मराठा क्षेत्र के आसपास बोली जाती थी। तो हिंदी भाषा का जो विकास है, या हिंदी का विकास हम कह सकते हैं, वो शोरसैनी, अर्धमागधी और मागधी, इन तीनों के ही अपभ्रंश से माना गया है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जिसका काल 1000 ईस्वी से अब तक का रहा है। जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास माना गया है, तो इसी अपभ्रंश से जितनी भी आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उनका विकास माना गया है, और ये विकास लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हुआ है। इसी से आगे चल के हिंदी का उद्गम हुआ, हिंदी की पृष्ठभूमि तैयार हुई, और उसके साथ साथ हिंदी के समान जो अन्य भाषाएं हैं, जैसे बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी जैसे हिंदीतर भाषाओं का उद्गम भी ऐसे ही अपभ्रंश भाषाओं से माना गया है। हिंदी भाषा का नामकरण, तो हिंदी भाषा का जो नामकरण है वो सिंधु नदी के नाम पर हुआ है। हम सभी जानते हैं कि सिंधु नदी के आसपास ही हमारी सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली थी, और उसी के नाम पर हमारी हिंदी का नामकरण भी माना गया है। हिंदी का जो शाब्दिक अर्थ है वह है हिंद का। हिंदी का अर्थ है हिंद का। 3 शब्द हम देखते हैं, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। ये तीनों ही शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। दरअसल फारसी भाषा में संस्कृत की जो स ध्वनि है वह है में बदल जाती है, तो सिंध से हिंद और सिंधी से हिंदी शब्द बना, और साथ ही सिंधु नदी के आसपास के स्थान को और वहाँ के निवासियों को हिंदी या हिंदुस्तानी कहा गया। अब हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा की उपभाषाएं व बोलियां। आज हिंदी का जो प्रयोग है वो भारत के हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में प्रमुख रूप से होता है। और इस व्यापक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो हिंदी की अनेक उपभाषाएं और बोलियां हैं जो हिंदी भाषा का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो मुख्य रूप से हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां मानी गई हैं, जिन सभी का उद्भव अपभ्रंश के कारण हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शोरसैनी अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा और कौन कौन सी बोलियां विकसित हुई। तो शोरसैनी जो अपभ्रंश है उससे जो उपभाषा विकसित हुई वह कहलाई पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं वो हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। अगला अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से जो भाषा विकसित हुई वह कहलाई पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो हैं अवधी, बघेली,
और छत्तीसगढ़ी। फिर से शोर सैनी अपभ्रंश के कारण जो उपभाषा विकसित हुई वह कहलाई राजस्थानी, और राजस्थानी उपभाषा की जो बोलियां हैं वो है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। खस अपभ्रंश से विकसित जो उपभाषा है उसका नाम है पहाड़ी, और पहाड़ी की जो उपबोलियां हैं वो है गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली। मागधी अपभ्रंश से विकसित जो उपभाषा है वह कहलाई बिहारी उपभाषा, जिसकी बोलियां हैं मैथिली, मगही और भोजपुरी। आइए हिंदी बेल्ट पर एक नज़र डालते हैं, जिसको हिंदी पट्टी के नाम से भी जाना जाता है, यानी वो सभी क्षेत्र जहाँ पर व्यापक या आधिकारिक रूप से हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, और वो क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली। ये पूरा क्षेत्र हिंदी बेल्ट या हिंदी पट्टी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर हिंदी भाषा का प्रमुख रूप से उपयोग होता है। उन सभी की उपभाषाएं और बोलियां भी व्यापक रूप से प्रयोग में लाई जाती हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं राजभाषा हिंदी के बारे में। तो हिंदी भाषा हमारे देश की राजभाषा है। राजभाषा का मतलब है राजकार्य की भाषा। यह राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों नहीं है, यह एक चर्चा का विषय है, परंतु फिलहाल के लिए हमारे लिए यह जानना ज़रूरी है कि हिंदी हमारे देश की एक राजभाषा है। और आइए अब इसके बारे में कुछ तथ्यों को जानें। प्रतिवर्ष यानी हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था। इसी कारण हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला अनुच्छेद 343, जिसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी या हिंदी होगी कह सकते हैं। अनुच्छेद 351, जिसके अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि और उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके। इसके अलावा विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रथम जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था, और इस दिवस की जो शुरुआत है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में की थी। तभी से प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से जानेंगे। 8वीं अनुसूची। हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें हिंदी भाषा भी है। तो आइए उन 22 भाषाओं से परिचित होते हैं। पहला असमिया, दूसरा बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, संथाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू और हमारी राजभाषा हिंदी। ये 22 आधिकारिक भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखनीय हैं। आइए अब जानते हैं त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसका प्रस्ताव कोठारी आयोग 1968 द्वारा रखा गया था, जिसके अनुसार पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, दूसरी भाषा हिंदी या अंग्रेजी या अन्य भारतीय भाषा होगी, और तीसरी भाषा आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी। यानी त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि यह प्रस्ताव रखा गया था कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है यानी जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है उसमें हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई अन्य भारतीय भाषा, जिसमें कोई दक्षिणी भारतीय भाषा या कोई
हिंदीतर भाषा हो सकती है उनमें से किसी एक को, और अहिंदी भाषी क्षेत्रों यानी नॉन हिंदी जो एरियाज हैं जितने जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती उनमें प्रादेशिक भाषा जो उस प्रदेश की भाषा हो वो, और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को पढ़ाने की व्यवस्था की जाए, ऐसा त्रिभाषा सूत्र का प्रस्ताव रखा गया था। परंतु त्रिभाषा सूत्र के अनुपालन में एकता नहीं दिखाई देती है, कुछ राज्यों ने इसमें मनमानी की है। तो आज के अध्याय में सिर्फ इतना ही। आइए अब हम देखते हैं हमने क्या सीखा। पहला, भारतीय आर्य भाषाओं का संक्षिप्त इतिहास। दूसरा, प्राकृत भाषाएं व उसके प्रकार। हिंदी भाषा की उपभाषाएं व बोलियां। राजभाषा हिंदी और त्रिभाषा सूत्र। आज के अध्याय में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय में जिसमें हम देवनागरी लिपि से परिचित होंगे और उसे और विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।